हो गया। सो गाइस, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं जनरल एंट्री को जब हम करने जाते हैं। रियल अकाउंट होता है जैसे कि बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर जो रियल में आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग। और पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? आपका अकाउंट, मेरा अकाउंट, कंपनीज का अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट होते हैं जितने भी इनकम, गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेज होते हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले बता रहा हूँ, रूल्स हैं सबके। जैसे रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। आपको पहले दो नहीं याद करना है, आपको बस याद करना है क्या? डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। और पहले दो की जगह आपको ये वाला रूल याद करना है कि अगर आपके एसेट इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज इन एसेट क्या होगा? डेबिट। डिक्रीज इन एसेट क्या होगा? क्रेडिट। इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट और डिक्रीज इन इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट और डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसिव, क्रेडिट और इनकम। अगर ये 6 लाइनें आपको याद हो जाती हैं तो आपको अब एंट्री के अंदर ये समझ में आ जाएगा भैया कौन सी चीज़ डेबिट होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। भाई एंट्री में ये नहीं समझ में आता। अब दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया बेसिक्स, ये आपको याद रखना है। भाई आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो, वो किसके अकाउंट्स बनाते हो? मेरे बनाते हो या कंपनी के बनाते हो? कंपनी के बनाते हो। तो हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? कंपनी। मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? कंपनी। कंपनी के लिए मालिक का पैसा क्या होता है? लायबिलिटी। कंपनी के लिए मालिक का पैसा क्या होता है? लायबिलिटी। तो आपको जब भी सोचना है कंपनी के हिसाब से सोचना है। क्लियर है बात? जो भी चीज़ होगी कंपनी के हिसाब से होगी। कंपनी के एसेट बढ़ेंगे, कंपनी के एसेट घटेंगे। कंपनी की लायबिलिटी बढ़ेंगी, कंपनी की लायबिलिटी घटेगी। कंपनी की इनकम होगी, गेन होगा। कंपनी के एक्सपेंस होंगे, लॉस होंगे। जो होगा कंपनी का होगा। पर्सनली तो कुछ कर नहीं रहे हम। भाई बात क्लियर है? तो सारी चीज़ें किस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के करना है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू को करके ध्यान में रख के करना है। तो ठीक है भाई, फटाफट यहाँ पे देखते हैं। एक ट्रांजैक्शन आती है, बिजनेस कमेंस विद कैश। अभी तुमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में करी थी, तो कैश में ऐड किया था और कैपिटल में ऐड किया था। यानी इसमें 2 एलिमेंट है, हर एक एंट्री के अंदर मिनिमम 2 एलिमेंट तो आपको मिल ही जाएंगे। एक कैश मिल गया, एक कैपिटल मिल गया। कैश अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि इंक्रीज इन एसेट है। एसेट साइड पे लिखा था कैश को, तो इंक्रीज इन एसेट है, तो कैश अकाउंट क्या होगा ब्रदर? डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? इसमें डेबिट हो जाएगा। और 2 में क्या रहेगा इसका? कैपिटल अकाउंट। क्यों? मालिक का पैसा क्या होता है? लायबिलिटी। तो कैपिटल अकाउंट को क्या करना चाहिए? लायबिलिटी को क्रेडिट। क्योंकि इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। हमने अभी तो लिखा इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है भाई? क्रेडिट। इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? डेबिट। है कि नहीं है? इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। तो यहां देखो, कैश नाम का एसेट बढ़ा तो इंक्रीज इन एसेट था, क्या होगा? डेबिट। कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ी, इंक्रीज इन लायबिलिटी है, क्या होगा? क्रेडिट। कोई डाउट? बताओ भाई, कोई डाउट नहीं है? पक्की बात है। दूसरी एंट्री देखो यहाँ पे, गुड्स परचेज ₹8,000 इन कैश। तो आप इसकी अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर क्या करते हो? स्टॉक में ऐड करते हो, एसेट है, और कैश में से माइनस करते हो, वो भी एसेट है। यानी एक एसेट बढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है उसको क्या करते हैं? डेबिट। और एक एसेट घट रहा है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो एंट्री क्या आ जाएगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट। देखो जर्नल एंट्री में गुड्स खरीदने को परचेजेज कहा जाता है, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? कैश नाम का एसेट कम हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट है भाई। और परचेजेज नाम का एसेट बढ़ रहा है। लेकिन ना अभी यहाँ पे परचेजेस को एसेट मत गिनो। यहाँ परचेजेस को मान लो ये खर्चा है, खर्चे भी तो डेबिट होते हैं। परचेजेस क्या है? खर्चा है, खर्चे भी तो डेबिट होते हैं ना। क्लियर है बात? 100%। चलो अगली एंट्री क्या है? उधार में सामान खरीदा है, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल। ये क्वेश्चन था,
तो परचेज एक एक्सपेंस है, डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। और उधार में अगर सामान खरीदा है तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि फ्यूचर में पैसे दूंगा। तो अनिल एक लायबिलिटी है। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दे, मैं बहुत ही बुरा आदमी हूं, नॉट एट ऑल अच्छा आदमी हूं मैं। सैलरीज पे करी है तो सैलरीज क्या है? एक्सपेंस, डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट, क्योंकि डिक्रीज इन एसेट हुआ है। कैश दोगे तो डिक्रीज इन एसेट, कैश में से माइनस करते हो और कैपिटल में से माइनस करते थे ना, कैपिटल में से आउटस्टैंडिंग सैलरी को माइनस कर रहे हो, वैसे भी लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम होने पे भी डेबिट होता है, और वैसे भी हमने सीख रखा है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? अल्ट्रा क्लियर। बिजनेस कमेंस विद कैश, फर्नीचर, स्टॉक, ये सब एसेट है, इन सबको डेबिट करना चाहिए क्योंकि इंक्रीज इन एसेट है। इनके बदले में हम क्या क्रेडिट करते और दूसरी साइड क्या करते थे? कैपिटल बनाते थे, टू कैपिटल आ जाएगा। देखो भाई, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट? पक्की बात है। पेड वेजेस, वेजेस क्या है? एक्सपेंसेस। और कैसे पे करी होंगी? कैश में। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? वेजेस एक एक्सपेंस है, डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। कैश जा रहा है, डिक्रीज इन एसेट है, डिक्रीज इन एसेट क्या होता है? क्रेडिट। उधार में सेल करी है, सोल्ड गुड्स टू अनिल, नाम लिखा हुआ है यानी उधार में सेल्स है। उधार में सेल्स है यानी फ्यूचर में पैसा देगा, तो ये हमारा एसेट है, डेटर है, तो अनिल डेबिट हो जाएगा। और सेल्स क्या है? हमारी इनकम है। सेल्स क्या है? क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। उधार कैश में सेल्स करिए तो कैश आया है, इंक्रीज इन एसेट है, डेबिट। और सेल्स क्या हमारी? इनकम है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। कोई डाउट इसमें? डेटर और क्रेडिटर पता है? डेटर वो जिससे पैसा लेना है, एसेट होता है। क्रेडिटर जिसको पैसा देना है, लायबिलिटी होता है। भाई क्लियर है बात? इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट क्या है हमारा? एक्सपेंस, डेबिट होगा। लोन पे इंटरेस्ट पे कर दिया यानी कैश कम हुआ है, तो टू कैश, क्योंकि डिक्रीज इन एसेट है। देख लो, पे लिखा है यहां पे तो टू कैश आएगा। ठीक है, हमने अभी लोन लिख रखा है। लोन भी कब आता है? जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू हो गया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन भी आ सकता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। या फिर एंट्री ऐसे आ सकती है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, फिर लोन टू कैश। ये अलग अलग तरीके है, बात तो एक ही है ना, पेमेंट तो हो ही रही है। तो कैश या लोन कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद आता है रेंट रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, और टू में रेंट क्योंकि क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। तीसरा है कमीशन रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम बैंक 3000 रुपये फॉर पर्सनल यूज, यानी ड्रॉइंग्स है। ड्रॉइंग्स कैपिटल को कम करती है यानी डिक्रीज इन लायबिलिटी। डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है? डेबिट। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक एसेट था, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होता है। अब एक और बात समझ लो, अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है और इनकम टैक्स लिखा है, फिर बता रहा हूं, वो भी क्या कहलाता है? वो भी क्या कहलाता है? ड्रॉइंग्स। मालिक का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया या इनकम टैक्स पे किया, ये मालिक का खर्चा है, कंपनी क्यों भरेगी? और हम किसके अकाउंट्स बनाते हैं? कंपनी के। तो किसका खर्चा है? मालिक का। हम तो कहते हैं भैया तूने ड्राइंग्स करी है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा दोनों ही केसेस में, टू कैश या बैंक। ऑफ नहीं, ड्राइंग्स टू कैश। इनकम टैक्स लिखा है तो ड्राइंग्स टू कैश। क्लियर है बात? कोई डाउट इसमें नहीं है? देख लो, फुल सेटलमेंट तुमको पता है क्या होती है?
फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, मान लो किसी आदमी को 10,000 रुपये देने थे, हमने उसको 9,000 रुपये इन फुल सेटलमेंट दिए, तो 1,000 रुपये का क्या है, डिस्काउंट है। उसकी एंट्री क्या आएगी भाई, उसकी एंट्री आएगी, मान लो हमने 9,000 रुपये दिए हैं, तो वो हमारा क्या था, क्रेडिटर डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है, पेमेंट कर रहे हो तो लाइबिलिटी खत्म, 10,000। कैश कितना दिया आपने, 9,000, और डिस्काउंट आपको मिला है, तो आपका फायदा है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और एक बात याद कर लो, जहां कैश होगा वहीं डिस्काउंट होगा, एंट्री बराबर। सिमिलरली हमने किसी से 10,000 लेने थे, हमने उससे 9,500 लिए इन फुल सेटलमेंट, तो 500 रुपये का क्या है, डिस्काउंट। तो भाई देखो, डेटर जब खत्म हो रहा है तो डेटर एसेट था, खत्म होने पे क्रेडिट होगा। दिए कितने उसने, इंक्रीज इन एसेट कैश अकाउंट डेबिट, दिए कितने उसने, 9,500। 500 का हमारा क्या हो गया, लॉस, सारे लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट। फिर देखो जहां कैश आता है वहीं डिस्काउंट आता है, प्रूव हो गया। फुल सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है बात। अब एक और बात समझेंगे भाई, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी, क्लियर है बात। एक आदमी का दिवाला निकल जाता है, सुना होगा दिवाला, इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है। क्या होता है, बैंकरप्ट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। भाई बात समझ में आती है भाई, बिल्कुल सही है। तो ए गॉट इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट एंड पेड 50 पैसे इन अ रूपी, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है भाई। तो 1 रुपये का अगर ये 50 पैसे दे रहा है, 100 पैसे होते हैं, ये अगर 50 पैसे दे रहा है तो यानी 50% पेमेंट कर रहा है, 50% नहीं करेगा। 50% पेमेंट कर रहा है, 50% नहीं कर रहा। ऐसे लोग जो बैंकरप्ट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ऐसे लोगों का जो अमाउंट नहीं आता वो डिस्काउंट नहीं होता। देखो इसने मेरे 1,000 रुपये देने थे, 50 पैसे दे रहा है, यानी कि 500 रुपये दे रहा, आधे पैसे दे रहा है ना। 60 पैसे दे रहा होता तो 60% यानी 600 रुपये दे रहा होता। 70 पैसे इन रुपी दे रहा होता यानी 70% पैसे दे रहा होता, 700 रुपये दे रहा होता। 75 पैसे इन रुपी दे रहा होता तो 75% पैसे दे रहा होता, 750 दे रहा होता। लेकिन दे कितने रहा है, 50 पैसे इन रुपी। 40 पैसे इन रुपी दे रहा होता तो 400 रुपये दे रहा होता। क्लियर है, परसेंटेज बन जाती है ये। अब अगर ये 500 दे रहा है और 500 नहीं दे रहा, तो जो दे रहा है उसको क्या लिखूंगा भाई मैं, कैश अकाउंट डेबिट 500। लेकिन ये डेटर मेरा था कितने का, 1,000 रुपये का, 500 रुपये का नुकसान है। देखो पहले क्या था, 1,000 रुपये का आदमी था, 950 रुपये देता था, 50 रुपये फुल सेटलमेंट था। फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट, लेकिन इंस्टॉलमेंट और बैंक मतलब डिस्काउंट होगा नहीं, उसका मतलब होगा बैड डेट्स, गंदे डेटर, नहीं दे रहा, छी, गंदा आदमी। ठीक है भाई। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्लियर है बात, क्लियर है भैया सबको। अब देखो यहां पे लिखा है बंबू हु ओ अस 90,000 पेड 50,000, तो 40,000 रुपए क्या हो जाएंगे, अब कुछ नहीं होंगे। ना तो फुल सेटलमेंट लिखा है ना इंस्टॉलमेंट लिखा है, ज्यादा मत वो करो। क्या होगा, 90,000 में से 50,000 दिए, दे देगा 40,000, शांति रखो थोड़ी, क्या इम्पेशेंट हो रहे हो। तो एंट्री क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बंबू 50, बाकी 40 आते रहेंगे, यानी उसके अकाउंट में अभी भी 40,000 रुपये बकाया हैं, हमने उससे लेने हैं। इन पे इम्पेशेंट हो रहे हो। अब देखो, अब तंबू है, तंबू हुआ 92,000 पेड 90,000 इन फुल सेटलमेंट, तो 2,000 का क्या है, डिस्काउंट है। कैश अकाउंट डेबिट 90,000 से, ठीक है, 2,000 का डिस्काउंट दिया, नुकसान है। और वैसे भी जहां कैश आता है वहीं कैश डिस्काउंट आता है। ठीक है भाई। तो यहां पे आ जाएगा आपका
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2000 रुपये से, और 2 तंबू, तंबू कितने का हमारा क्रेडिटर डेटर था 92,000 का। फुल सेटलमेंट हो चुके हैं, अकाउंट में कुछ नहीं बचेगा। तो फ़र्क समझ में आ गया, खाली बम्बू लिखा था, फुल सेटलमेंट इंस्टॉलमेंट कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा तो डिस्काउंट, लेकिन यहाँ पे क्या है, रंबू हु ओ अस 60,000 गॉट इंस्टॉलमेंट एंड पेड 70 पैसे इन रुपी, यानी 60,000 का 70% देगा। तो 42,000 देगा, 18,000 नहीं देगा। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 42,000 से। जो 18,000 नहीं दे रहा तो इंसॉल्वेंट हो गया ना, वो क्या है हमारा बैड डेट्स। टू रंबू 60,000 होगा। क्लियर है बात। अब दो प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि आप नॉर्मल ट्रेडिंग के टाइम पे देते हो, जैसे आपका भी कैश वो था। लेकिन कैश के वक्त में कोई डिस्काउंट अगर होता है, ठीक है, तो वो कैश देने के वक्त ही होता है, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और जितना कैश दोगे उतने पे डिस्काउंट मिलेगा। मान लो 1 लाख का सामान खरीदा लेकिन 50,000 कैश में दे रहे हो, 10% का डिस्काउंट था, तो 1 लाख पे 10% नहीं मिलेगा कैश डिस्काउंट, 50,000 पे 10% मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट की खासियत क्या होती है, नॉट टू बी शोन इन बुक्स, ठीक है जी। लेकिन कैश डिस्काउंट बुक्स में दिखाया जाता है। अभी हमने एंट्रीज करी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट, दिख रहा है बुक्स में, दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। ये कौन सा हाँ होता है भाई, कंफ्यूज करते हो वर्बल कम्युनिकेशन में और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनको देखो नींद आ रही है, हाँ भरे बैठे हैं। सो के आया करो भाई, रात भर गलत कार्य मत किया करो, ठीक है। चलो, कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ताकि प्रॉम्प्ट पेमेंट आए, जल्दी से जल्दी कैश में पेमेंट आए, उधार में रखने में कोई फायदा नहीं है। कैश डिस्काउंट कब देते हैं, टू इंक्रीज द सेल्स। क्लियर है बात, कोई डाउट इसमें नहीं है। पहले ट्रेड डिस्काउंट कटेगा और फिर कैश डिस्काउंट कटेगा, हमेशा याद रखना। मान लो 1 लाख के गुड्स खरीदे 10% ट्रेड डिस्काउंट में, तो वो रिकॉर्ड कितने से होंगे, 1 लाख का 10% 10,000, 90,000 से रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो 10,000 दिख रहा है कहीं डिस्काउंट का, नहीं, तो परचेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90,000। क्वेश्चन आएगा 1 मार्कर, 1 लाख के गुड्स थे, हमने परचेज करे थे, 10% का डिस्काउंट मिला, तो परचेज की वैल्यू कितने से रिकॉर्ड होगी, 1 लाख या 90,000, 90,000 से, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट दिखाई नहीं देता। क्लियर है बात। नब्बे पे ही लगेगा सर जी, 90 पे ही लगेगा। जब दिखा नहीं सकते तो अकाउंट्स उस हिसाब से बने हुए हैं ना, चीज़ 90 की लिखी हुई है, डिस्काउंट डेप्रिसिएशन 1 लाख पे, सरकार ले जाएगी, इनकम टैक्स वाले ही मारते हैं आजकल, ठीक है भाई, हिसाब गड़बड़ हो जाएंगे ना। गाड़ी अगर 14 लाख की है, गाड़ी अगर 14 लाख की और 4 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, तो तुम्हें गाड़ी कितने की पड़ी, तो दुनिया में क्या 14 लाख बोलते फिर हो क्या, कितने बोलोगे, समझ गए बात को, क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट है। क्लियर बात। अब जब 10 लाख की पेमेंट देने का टाइम है, बोला जल्दी पेमेंट कर दोगे तो 9.5 की कर देंगे आपके लिए, 50,000 का डिस्काउंट है। पर अगर आपने पे जल्दी नहीं करोगे तो 10 की है, तो आप कितने की बताओ गाड़ी, तो 10 की बताते हो आप। पेटीएम से सामान मंगाया, पेटीएम कह रहा हूँ, अमेजोन से सामान मंगाया, ठीक है, 50,000 का फ़ोन मंगाया, 10% का कैशबैक था, तो दुनिया को बोलते फिरते हो 45 का है, या ये बोलते हो कि 50 का है, और यही फ़ोन 70 का था, 50 में मिल रहा था, तो बोलोगे 70 का फ़ोन है, नहीं, तो कितने का बोलोगे, 50 का है। तो कैश डिस्काउंट किताबों में दिखाया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को किताबों में नहीं दिखाया जाता। अब यहाँ पे गुड्स परचेज ऑफ ₹50,000 एट ट्रेड डिस्काउंट एट 10% एंड कैश डिस्काउंट एट 2%, पर एनम तो ऐसे लिख दिया हमने। पेमेंट मेड इन कैश, पूरी पेमेंट करिए, कैश में करिए। 50,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 5,000, तो देखो परचेजेस कितने से रिकॉर्ड होंगी, 45,000 से, क्योंकि एक्सपेंस है, डेबिट होती हैं। टू कैश
भाई कैश में आपने और 2% कम दिया है, किसका 2%? 45,000 का, यानी कि 900 रुपये। तो वो तो हो गया आपका डिस्काउंट 900 रुपये का, और 44,100 आपने कैश में दे दिया। अब ये देखो, ये डिस्काउंट आपने रिकॉर्ड किया। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? यहां पे देखो, ये हाफ इन कैश पेमेंट कर रहा है। 50,000 रुपये का सामान है, सेम ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, लेकिन पेमेंट आधी कर रहा है। चाहे कैश में करे चाहे चेक में करे, पेमेंट होती है। तो परचेज अकाउंट डेबिट तो 45 से ही होगा, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट और टू बैंक। एक सेकंड, कैश कैसे हो गया? अच्छा, ही पेड हाफ इन कैश एंड हाफ बाय चेक, तो ये तो फुली पेमेंट कर रहा है, तो फिर दोबारा से डिस्काउंट 900 ही रहेगा। अब पेमेंट कितनी आनी थी? 44,100। कितनी आनी थी? इतनी तो आई थी पिछली बारी। अब 44,100 को आपने दो हिस्सों में बांट देना है, 22,050, 22,050 कैश और बैंक से पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि पेमेंट पूरी हुई है। अगले क्वेश्चन में देखो, आधी ही पेमेंट करिए, जो हम क्वेश्चन अभी बोल रहे थे, आधी ही पेमेंट करिए कैश में, तो डिस्काउंट आधी ही पेमेंट पे मिलेगा। तो देखो, परचेजेस तो डेबिट होंगी 45,000 से, एंड सेम केसेस सेल्स के होंगे। अब देखो भाई, पर्सनल अकाउंट यानी उधार का जो अकाउंट है, हमने उधार में बेचा आधा माल, तो देखो 45,000 का आधा तो 22,500 उसी में ही आ गया। 45,000 का आधा पैसा 22,500, जिसका हमें कैश मिलेगा, और 22,500 जो उधार है। तो इस पे तो कोई डिस्काउंट नहीं देना, इस 22,500 पे डिस्काउंट देंगे हम कितना? जितना भी है हमारा 2%। 2% आ गया 450 रुपये, काट लो, ये अमाउंट आप पे करोगे। इस जितना कैश पे कर रहे हो उसका 2% निकालोगे, नहीं तो पूरे पे डिस्काउंट लग गया वो तो। जब आधा जितना कैश मिलेगा उतने पे डिस्काउंट, तो 22,500 पे लगेगा डिस्काउंट, इसका 2% निकाला मैंने। क्लियर है बात? वो एक ही माना जाता। आपने गुड्स सेल करे हैं, इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो बैंक टू सेल्स एंट्री आएगी। ठीक है, मान लो कैश में भी सेल करे और इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो एंट्री क्या आएगी? बैंक टू सेल्स। सोल्ड गुड्स ₹4,000 रिसीव्ड चेक, और हमेशा एंट्री करना चेक कि जब भी आपको चेक मिलता है ना, तो नीचे चेक करना क्या वो चेक कई 2-3 दिन बाद डिपॉजिट तो नहीं कराया। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ, अबव चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी ये चेक उस दिन डिपॉजिट नहीं कराया जिस दिन मिला है, ये थोड़े दिन बाद कराया है। तो जब तक चेक आपके हाथ में है तो उसको क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट, उसको लिखेंगे हम चेक इन हैंड। तो एंट्री क्या आएगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और फिर जब बैंक में डिपॉजिट कराओगे तो एंट्री आएगी बैंक टू चेक इन हैंड। क्लियर है बात? अब गाइस देखो, अगर कोई सामान प्रोप्राइटर ले जाता है तो एंट्री क्या आएगी? देखो, मालिक जो भी पैसा ले जाता है उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक। और खाली चेक है तो चेक इन हैंड, मतलब चेक अगर आपके हाथ में है तो। क्योंकि ब्रदर ये एसेट है, इसके बदले में पैसे मिलेंगे, इसलिए डेबिट किया है। समझ गए? और जब ये हम बैंक में डिपॉजिट करा देंगे तो ये एसेट खत्म, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, और ये वाला एसेट डेबिट हो जाएगा। क्लियर है बात? 100%। अब देखो भाई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। मालिक कुछ सामान घर ले गया, तो मालिक जब भी सामान ले जाएगा लायबिलिटी कम होगी उसकी। ठीक है जी, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी कम होने पे डेबिट होती है। और हमारा सामान चला गया, देखो परचेज आप खरीदा था जब एक्सपेंस था, डेबिट करते थे, अब ये ख़त्म हो रहा है एक्सपेंस। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, जब हुआ था एक्सपेंस तो डेबिट किया था, जब खत्म हो रहा है एक्सपेंस तो क्या करेंगे? क्रेडिट। चैरिटी में गुड्स दिए हैं तो एंट्री क्या होगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। एडवर्टीजमेंट के लिए आपने परचेजेस का गुड्स का इस्तेमाल किया है, फ्री सैंपल दिए हैं, तो एंट्री क्या आएगी? या तो फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट लिखो या फिर एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट लिखो।
टू परचेजेस, वो अभी आएगी। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, वो हम डेप्रिसिएशन में कर भी चुके हैं। बिल्डिंग बनाने में सामान इस्तेमाल हुआ है तो बिल्डिंग का एसेट बढ़ेगा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट टू परचेजेस। क्लियर है बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी, तो मैंने आपको बताया था जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है तो वो मालिक को कैश में देते हो आप? नहीं, मालिक की कैपिटल में ऐड कर देते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस। अकाउंट किसके हिसाब से बनाते हो? कंपनी के हिसाब से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। मालिक की कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट होनी चाहिए क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट होती है, तो टू कैपिटल। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कंपनी के लिए क्या है? इनकम। इनकम सारी क्रेडिट होती हैं और किससे लोगे? मालिक से। तो मालिक की कैपिटल कम कर दोगे, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट होता है क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है। तो या तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी ड्रॉइंग्स लिखेंगे, या फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखो क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है और इनकम हो रही है तो क्रेडिट लिखो। क्लियर है बात। ठीक है, बाकी अभी बेसिक एंट्रीज है जो कि अभी हमने उसमें भी करी है, क्या कहते हैं आपका, अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी, और कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जिसको हमें याद करना पड़े, मतलब कि कुछ नाम याद करने पड़ेंगे। एसेट खरीदा तो इस एसेट को क्या कहते हैं, जैसे ट्यूबलाइट को फिक्सचर कहते हैं, तो वो सब करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।